प्रिय विद्यार्थियों, मैं शंकर सिंह बारट, व्याख्याता राजनीति विज्ञान। तो जैसा कि आपको पता है, इस कोरोना महामारी के चलते आपकी नियमित रूप से कक्षाएं संचालित नहीं की जा सकती। ऐसे में आपके अपने विद्यालय बालाजी शिक्षण संस्थान नगरदास फतेहपुर के द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं की शुरुआत की गई है। इन ऑनलाइन कक्षाओं के द्वारा आज हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन करेंगे और राजनीति विज्ञान के अध्ययन की शुरुआत हम करते हैं चैप्टर नंबर 1 अर्थात भारतीय संविधान की विशेषताएं। प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय संविधान की विशेषताओं को पढ़ने से पहले हम लोग भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तो आइए देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों को। सबसे पहली बात तो ये कि संविधान है क्या। संविधान नियम कानूनों का एक दस्तावेज है जो किसी भी शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए बड़ा ही आवश्यक होता है। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं कि किसी भी संस्था का संचालन करने के लिए हमें एक नियम और कानूनों की आवश्यकता महसूस होती है, वैसे ही हम किसी भी शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए कुछ नियम और कानूनों की उसमें आवश्यकता होती है। तो वो नियम और कानून लिखित रूप में एक दस्तावेज के रूप में हमें संविधान में मिलते हैं। ये तो बात हुई संविधान की। अब बात करते हैं दूसरी की संविधान। हमारा जो भारतीय संविधान है, इसके निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कब से शुरू हुई थी, यानी इसकी प्रथम बैठक कौन सी, प्रथम बैठक कब हुई थी। प्रथम बैठक तो इसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अब संविधान, इसमें एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया गया। उस संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा हमारे संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है उसका शुभारंभ 9 दिसंबर 1946 से किया गया और इस समय इस सभा का जो अध्यक्ष है वो बनाया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिसे अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया था। और ठीक इसके बाद जब इस संविधान सभा में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का विरोध हुआ तो उसकी जगह पर ठीक दूसरी जो बैठक हुई थी वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को और इस बैठक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। किसको नियुक्त किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और इसके बाद एक और प्रक्रिया है कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, जो उद्देशिका है, उस उद्देशिका को हमारे भारतीय संविधान में कब प्रस्तुत किया गया, तो इसकी डेट आपकी आएगी 13 दिसंबर 1946। ये तो हमने बात की इसके शुरुआती दौर की कि प्रथम बैठक कब हुई और उसके बाद दूसरी बैठक कब हुई, फिर उद्देश्य प्रस्ताव कब रखे गए। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो भारतीय संविधान है उसका निर्माण हुआ, तो इसके निर्माण में कुल खर्च कितना हुआ, कुल रुपए खर्च कितने हुए। तो ऐसे में हम बात करेंगे 63,96,729 रुपए खर्च हुए थे। और अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारी जो संविधान निर्मात्री सभा थी, उस संविधान निर्मात्री सभा में जो एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था, उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एक और संविधान निर्मात्री सभा, तो दूसरी और कौन सी थी? प्रारूप समिति। और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके अलावा एक बात और देखने को मिलती है कि हमारा जब संविधान का निर्माण हुआ तो इसमें संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? संवैधानिक सलाहकार के रूप में
किसे नियुक्त किया गया था? तो संवैधानिक सलाहकार के रूप में एक व्यक्ति थे जिनका नाम है बी.एन. राव, जिनका नाम है बी.एन. राव। अर्थात ये बात तो काफ़ी जो किताबें हैं उनमें लिखी गई है कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया में संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो बी.एन. राव। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि बी.एन. राव जो इसकी शॉर्ट फॉर्म है, इसका पूरा नाम क्या है? बी.एन. राव। तो इसका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव। क्या नाम है इसका पूरा? बेनेगल नरसिंह राव। अब ये जो व्यक्ति थे बेनेगल नरसिंह राव, इन्होंने क्या किया कि हमारे संविधान के निर्माण के लिए 160 के लगभग देशों के संविधान का अध्ययन किया था। 160 के लगभग जो देश हैं उनके संविधानों का इन्होंने अध्ययन किया और उन देशों के जो संविधान थे उनके श्रेष्ठ गुण थे वो हमारे भारतीय संविधान में इन्होंने सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। तो ऐसे में ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। इसके अलावा हम बात करते हैं कि हमारा जो भारतीय संविधान है वह भारतीय संविधान बनकर तैयार कब हुआ था? तो हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था, जैसा कि हमारी प्रस्तावना में इसका उल्लेख किया गया है कि हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। अब 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसे दूसरी एक बात और आती है कि इसे लागू कब किया गया था? तो लागू करने की आपकी जो डेट है वो लगाई जाएगी। लागू करने की तारीख जैसा कि आप सभी को पता होगा कि लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अब एक बात और है भारतीय संविधान के संबंध में, वो बात यह है कि जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ तो इसको स्वीकृति के लिए इसमें कुल कितने सदस्यों ने इसे स्वीकृत किया? तो कुल सदस्य थे 284 सदस्यों ने इसे स्वीकृति प्रदान की। हमारी संविधान निर्मात्री सभा के माध्यम से 284 सदस्यों ने इसे स्वीकृति प्रदान की। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, या यूं कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमारे संविधान से संबंधित है। और अब यहाँ पर हम एक बात और करते हैं कि मैं अनुभव करता हूँ कि भारतीय संविधान अब कार्य संचालन के योग्य है, लचीला है तथा इसमें युद्ध काल व शांति काल में भारत की एकता अखंडता को बनाए रखने का सामर्थ्य है। डॉक्टर अंबेडकर के इन्हीं विचारों के साथ हम भारत के संविधान से संबंधित कुछ बातों को पढ़ेंगे। तो देखिए, किसी भी देश का संविधान, उस देश की राजनीतिक व्यवस्थाएं, इन सब से ही उस देश के जो मूल्य हैं, उस देश के लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं व नागरिकों की आकांक्षाएं हैं, ये सभी हमें उस देश के संविधान और उस देश की राजनीतिक व्यवस्था में देखने को मिलते हैं। देखिए, भारत का संविधान कहने को विश्व के अन्य संविधानों से एक अलग ही अपनी छवि रखता है। ऐसे में हमारे जो संविधान निर्माता थे उनकी दूरदृष्टि या उनकी सोच का ही परिणाम था कि उन्होंने उस समय की ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए हमारे संविधान का निर्माण किया। और ऐसी परिस्थितियों के बीच उन्होंने विश्व के जो महत्वपूर्ण संविधान है, उन महत्वपूर्ण संविधानों में से जो श्रेष्ठ गुण थे वो श्रेष्ठ गुण अपने भारतीय संविधान में सम्मिलित किए।
साथ ही साथ एक लक्ष्य और रखा था भारतीय संविधान में। वो लक्ष्य क्या था? वो लक्ष्य संविधान निर्माताओं का ये था कि भारत को क्या बनाया जाए? एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाया जाए। भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाया जाए। और इसी आदर्श के जो दर्शन है वो हमें किसमें होते हैं? इसी आदर्श के जो दर्शन है वो हमें अपनी प्रस्तावना में होते हैं, क्योंकि प्रस्तावना में ये बात स्पष्ट की गई है कि हम भारत के लोग, इससे पहली बात से ये जाहिर होता है कि भारतीय जनता द्वारा निर्मित संविधान है, और इसके बाद भारतीय नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए उसमें बातें जो लिखी गई है, इसके साथ साथ उन्हें व्यक्ति की गरिमा, प्रतिष्ठा बनाए रखने, राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली, बंधुता बढ़ाने वाली बातें हमारी प्रस्तावना में देखने को मिलती है। देखिए, एक यूं कह सकते हैं कि इतना विशाल संविधान होने के बावजूद हमारे संविधान में एक और प्रक्रिया की गई है, वो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अब हम ये कह सकते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो हमारे संविधान में समाहित की गई है, या यूं कहें कि जब संविधान का निर्माण हुआ उस समय हमारे संविधान निर्माताओं ने एक और इसमें यानी प्रावधान रखा। वो प्रावधान था संशोधन का प्रावधान। जब भारतीय संविधान पहले से इतना विशाल है और उसमें संशोधन की प्रक्रिया और शामिल कर दी गई, तो इसी से जाहिर होता है कि भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। क्या है? एक जीवंत दस्तावेज है, क्योंकि देश की जो परिस्थितियां व आवश्यकताओं के अनुरूप हमारे भारतीय संविधान में बदलाव किया जा सकता है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि भारतीय संविधान इतना विस्तृत है, और इसके विस्तृत होने के कुछ कारण है, क्योंकि एक और तो संघ और राज्यों के जो संबंधों को दर्शाया गया है, तो दूसरी ओर नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। वहीं राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से कुछ दायित्व या जिम्मेदारियां सौंपी गई है और मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। ऐसे में एक बात और उभर कर सामने आती है कि हमारे भारतीय संविधान में एक अध्याय तो किसका है? नीति निर्देशक तत्वों का। एक अध्याय तो किसका है? नीति निर्देशक तत्वों का, जो कि विश्व के अन्य संविधानों में बहुत से ऐसे संविधान हैं जिसमें ये अध्याय है ही नहीं। तो देखिए, ये कुछ बातें थी हमारे भारतीय संविधान से संबंधित, और इसके बाद हम चर्चा करते हैं भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनके बारे में। तो जैसा कि आपको समझ में आया होगा, हमने यहाँ तक जो पढ़ा उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब हम आगे भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं भारतीय संविधान की पहली विशेषता क्या है। तो भारतीय संविधान की पहली विशेषता ये है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान से हमारा तात्पर्य ये है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया है? भारतीय जनता के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? भारतीय जनता के द्वारा। ये बात तो हो गई कि भारतीय जनता ने ही भारतीय संविधान का निर्माण किया है। और इस बात का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? इस बात का उल्लेख देखिए, हमारी संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें एक बात लिखी गई है कि हम भारत के लोग
आगे एक चीज और लिखी गई है इसमें कि इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं। क्या करते हैं? हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं से तात्पर्य है कि भारतीय जनता के द्वारा ही इसका निर्माण किया है तथा भारतीय जनता ने अपनी स्वेच्छा से इस संविधान को स्वीकार किया है, न कि किसी दूसरी सत्ता के द्वारा इस भारतीय नागरिकों पर इस संविधान को थोपा गया हो। तो बात समझ में आ गई होगी। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से हमारा क्या तात्पर्य है? अर्थात भारतीय संविधान का निर्माण जनता के द्वारा किया गया और जो अंतिम शक्ति है भारतीय संविधान की, अंतिम शक्ति है वो किसमें निहित है? भारतीय जनता में ही निहित है। इसी से ये पता चलता है कि हमारे संविधान की एक विलक्षण विशेषता है ये। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे अपनी दूसरी विशेषता की ओर। तो देखिए दूसरी विशेषता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। सबसे इम्पोर्टेंट विशेषताओं की श्रेणी में आती है जिसे हम इंग्लिश में प्रीएम्बल भी कहते हैं। अर्थात प्रस्तावना है क्या? प्रस्तावना में संविधान के लक्ष्य, उद्देश्य व मूल्य, हम ये कह सकते हैं कि हमारे संविधान का एक तरीके से हमारे संविधान के जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, नागरिकों के प्रति जो मूल्य है, वो सभी हमें प्रस्तावनाओं में देखने को मिलता है। ऐसे में हम ये भी कह सकते हैं कि प्रस्तावना हमारे भारतीय संविधान का सार है और यूं भी कह सकते हैं कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की कुंजी है। और इसके संदर्भ में कुछ विद्वानों ने बहुत ही अच्छे कथन कहे हैं। तो देखते हैं। सबसे पहला एक कथन है विद्वान का, वो विद्वान है के.एम. मुंशी। इन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में क्या कहा है कि यह भारतीय संविधान की क्या है? आत्मा है। के.एम. मुंशी ने कहा है, भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली है। के.एम. मुंशी ने क्या कहा है? भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली है, अर्थात जन्म पत्री है। वहीं एक और विद्वान है जिसकी चर्चा हमने पहले भी की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने इसे क्या बताया है? इन्होंने इसे संविधान की आत्मा बताया है। तो एक और विद्वान है वहीं पर, कौन से? उन विद्वान का नाम हम लिखते हैं डॉक्टर सुभाष कश्यप। कौन है? डॉक्टर सुभाष कश्यप। और उन्होंने क्या कहा है इसके बारे में? इसके बारे में बहुत ही अच्छा कथन है उनका। उन्होंने कहा है कि हमारा जो संविधान अगर शरीर है तो उस शरीर की प्रस्तावना क्या है? आत्मा है। प्रस्तावना क्या है? आत्मा है। तो देखिए प्रस्तावना के बारे में हमने 3 कथन को देखा यहाँ पर। पहला कथन था के.एम. मुंशी का। इन्होंने कहा है कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान की राजनीति की कुंडली है। दूसरी तरफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि भारतीय जो प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा है, इसके बिना संविधान का कोई अस्तित्व नहीं। तीसरा जो कथन है सुभाष कश्यप का। सुभाष कश्यप के इस कथन से ये जाहिर होता है, बहुत ही अच्छा कथन है, कि हमारा संविधान, अगर संविधान शरीर है
तो दूसरी तरफ उस शरीर में प्रस्तावना रूपी आत्मा का होना आवश्यक है। तो ये थी हमारी दूसरी विशेषता। और इसके बाद हम बात करते हैं अपनी एक और विशेषता की, अगली विशेषता। तो देखिए अगली विशेषता है विश्व का सबसे विशाल संविधान। विश्व का सबसे विशाल संविधान। विश्व का सबसे विशाल संविधान, ये है हमारी तीसरी विशेषता। तीसरी विशेषता की अगर बात करें तो देखिए हमारा भारतीय संविधान, पहले भी हमने पढ़ा है इसके बारे में कि विश्व का सबसे विशाल संविधान है, क्योंकि अन्य संविधानों में, जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद की जो प्रक्रिया है वो विश्व के अन्य संविधानों से इसे अलग रखती है। इसके अलावा बहुत सी ऐसे प्रावधान हैं जो विश्व के अन्य संविधानों में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो आइए चलते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं कि कैसे विश्व के अन्य संविधानों से विशाल है। तो देखिए जहां अगर हम बात करें कि एक और अमेरिका का संविधान है, उसमें कितने हैं? अमेरिका के संविधान में सिर्फ और सिर्फ कितने हैं? 7 अनुच्छेद हैं। 7 अनुच्छेद है। अब अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद है, तो दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि कनाडा के संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो कनाडा के संविधान में 148 अनुच्छेद है। तीसरी तरफ हम बात करें कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद है। और चौथी बात करें अफ्रीका के संविधान में, तो अफ्रीका के संविधान में 157 अनुच्छेद है। और अगर बात करें यहाँ पर भारत की, तो यहाँ पर जैसे ही मैं अनुच्छेदों की संख्या लिखूंगा अपने आप आपको पता चल जाएगा कि विश्व का विशाल संविधान है या नहीं। तो भारत के संविधान में देखिए 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 12 अनुसूची है। क्या है? 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूची। व इसके अलावा एक चीज और है, 5 परिशिष्ट शामिल किए गए हैं। 5 परिशिष्ट शामिल किए गए हैं। तो देखने से पता चलता है कि सबसे ज्यादा अनुच्छेद किसमें? भारतीय संविधान में। और अगर हम बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में अपना जो भारतीय संविधान है उसमें 450 के लगभग अनुच्छेद तैयार हो गए हैं। क्यों? ये किस लिए हो गए? ये इसलिए हो गए कि हमारे संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है, वो संशोधन की प्रक्रिया के कारण ही इसका जो विशाल रूप है और अधिक विशाल होता जा रहा है। पहली बात तो ये थी कि विश्व में सबसे विशाल संविधान है। दूसरी तरफ इतना विशाल संविधान होते हुए भी हमारे भारतीय संविधान में क्या किया गया है? संशोधन की प्रक्रिया को शामिल किया गया है। संशोधन की प्रक्रिया को शामिल किया गया है। अब यहाँ पर हम एक बात और चर्चा करेंगे कि इतना विशाल क्यों है? इतना विशाल इसलिए है कि भारतीय संविधान में जहाँ संसदीय व्यवस्था अपनाई, तो इसके लिए संघ और राज्य दोनों में जो शक्तियों का विभाजन किया गया, तो ऐसे में संघ और राज्यों से संबंधित बड़े अध्याय इसमें शामिल किए गए। दूसरी तरफ कुछ अध्याय हैं जिनमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया, और इसके अलावा जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको भी सम्मिलित किया गया है, तथा साथ ही साथ मूल कर्तव्यों का जिक्र भी हमारे संविधान में किया गया है। तो ऐसे में ये सभी जो अध्याय हैं, इनको देखने से पता चलता है कि भारतीय संविधान वास्तव में सबसे विशाल संविधान है। और बात संशोधन की प्रक्रिया की करें तो अब तक इसमें टोटल कितने, वैसे आरबीएससी की जो राजनीति विज्ञान की बुक है उसमें तो कितने बताए गए हैं, उसमें अब तक यानी कि 101 संवैधानिक संशोधन बताए गए हैं।
अब 101 संवैधानिक संशोधन हो चुके, अर्थात वर्तमान की बात करें तो 103 संविधान संशोधन हो चुके। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि 101वां संवैधानिक संशोधन था वो किससे संबंधित था। शायद आपको पता हो, क्योंकि बड़ा ही चर्चित रहा था ये संवैधानिक संशोधन था जीएसटी से संबंधित, अर्थात गुड्स एंड सर्विस टैक्स से, वस्तु एवं सेवा कर, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, वस्तु एवं सेवा कर। और अब हम कहेंगे कि भाई 101वां जो संवैधानिक संशोधन हुआ वो किससे संबंधित था, जीएसटी से संबंधित। अब वो हिंदी में हम उसे क्या कहते हैं, हिंदी में इसका नाम क्या है, तो वस्तु एवं सेवा कर। इसे मंजूरी कब मिली, 2016 में राष्ट्रपति द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान की गई। तो ये था अपनी तीसरी विशेषता थी ये। इसके बाद हम चलिए आगे की विशेषताओं की ओर चलते हैं। तो हमारी चौथी विशेषता क्या आएगी, अपनी चौथी विशेषता ये आएगी कि ये हमारा जो भारतीय संविधान है वो क्या है, लिखित व निर्मित संविधान, लिखित व निर्मित संविधान। अब आप यहाँ कहोगे लिखित और निर्मित से हमारा क्या तात्पर्य है, तो देखिए इस पॉइंट की व्याख्या करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लिखित और निर्मित, तो देखिए संविधान के प्रकार की बात करें कि संविधान के प्रकार कौन से होते हैं, तो उसमें एक प्रकार आता है उत्पत्ति के आधार पर दो रूप होते हैं, एक होता है विकसित और दूसरा होता है निर्मित। भाई हमने चर्चा की कि संविधान है क्या, तो इसमें हमने देखा कि नियम कानूनों का एक दस्तावेज है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि विश्व के ऐसे कई संविधान हैं जो लिखित प्रारूप में नहीं है, और हम ये भी देखते हैं कि हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें जो नियम है, कई बार क्या होता है कि नियम अपने आप परिस्थिति और आवश्यकता अनुसार बन जाते हैं। तो ऐसे बने हुए नियमों को हम क्या कहेंगे, विकसित संविधान की श्रेणी में रखा जाएगा। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि निर्मित, ऐसे जो नियम जिनका निर्माण हम स्वयं करते हैं, अपनी स्वेच्छा से करते हैं, अच्छे कार्य के लिए करते हैं, तो वो निर्मित में आते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी कि लिखित व निर्मित, अर्थात भारतीय संविधान सभा के द्वारा इस संविधान को निर्मित, अर्थात इसका निर्माण किया गया, व निर्मित और क्या किया गया है, लिपिबद्ध किया गया, अर्थात इसे लिखा गया है। लिपिबद्ध किया हुआ एक दस्तावेज है, लिपिबद्ध दस्तावेज है। अब हम बात करते हैं कि भाई ठीक है लिपिबद्ध दस्तावेज है, अब इसको बनाने में जो समय लगा वो कितना लगा, कुल समय कितना लगाया। समय की बात करें तो इसमें कुल समय पहले भी मैंने आपको बता दिया है कि कितना, 2 वर्ष से 11 माह है 18 दिन, टोटल कितना लगा, 2 वर्ष से 11 माह है 18 दिन का इसको समय लगा। देखिए आप इसका यहाँ आकलन कर सकते हैं, जो 2 वर्ष का समय है वो कैसे लगा। तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि इसकी जो प्रथम बैठक हुई थी वो कब हुई थी, 9 दिसंबर को, और इसके बाद 9 दिसंबर को प्रथम बैठक हुई, 9 दिसंबर 1946 को। और इसके बाद संविधान बनकर तैयार कब हुआ था, संविधान बनकर तैयार हुआ था कब, 26 नवंबर 1949 को। अब इसको काउंटिंग करेंगे तो वो समय, निर्धारित समय अपने पास आ जाएगा। तो अपनी एक और विशेषता ये थी
कि भारतीय संविधान लिखित व निर्मित संविधान है। तो चलिए अगली विशेषता की बात करते हैं। हमारे भारतीय संविधान की जो अगली विशेषता है वो क्या है? तो देखिए यहाँ पर अपनी जो अगली विशेषता है वो है संसदीय शासन व्यवस्था। नंबर 5 की बात करें तो नंबर 5 की विशेषता है संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं से एक विशेषता यह है कि हमारे यहाँ संस्थात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। और आपको मैं बता दूं कि संसदीय शासन व्यवस्था 2 प्रकार की होती है। संसदीय शासन व्यवस्था कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है संसदात्मक और दूसरा